तो अगर मनी ब्लॉकेजेस कोई फेस कर रहा है, अगर किसी को लगता है पैसा नहीं आ रहा, पैसा टिक नहीं रहा, तो दो छोटे से उपाय हैं इसके लिए। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ है मिस्टर गौरांग। तो वेलकम मिस्टर गौरांग। थैंक यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये कि जस्ट गौरांग है कौन? मैम, मैंने अपना स्कूलिंग, अपना कॉलेज और अपना मास्टर्स दिल्ली से ही किया है। मैं एक दिल्लीइट हूँ, एक नॉर्मल बंदा हूँ, और मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई भी यहीं पे ही की है। मैं इस्कॉन से दीक्षित हूँ। मेरा दीक्षित नाम गौरांग आश्रय दास है, जो कि मेरा ब्रांड नेम भी है, गौरांग आश्रय। और मैंने 2 साल रियल एस्टेट फील्ड में एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में काम किया, जिसके बाद मैंने अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाया है, और अब मैं इसी लाइन में हूँ। तो मतलब ये किससे एडमायर, मतलब किससे आपने एडमायर हुए, या कौन आपके इंस्पिरेशन थे कि भाई मेरे को एस्ट्रोलॉजी में जाना है? बिकॉज आपने मेंशन किया कि आप एक फुल फ्लेज अच्छे जॉब में थे, आपने अपना एमबीए कंप्लीट किया। देन आफ्टरवर्ड ऐसा क्या हुआ कि आई मीन या तो ये फैमिली के थ्रू आया है या फिर मतलब कैसे? मेरी फैमिली फॉन्ड थी एस्ट्रोलॉजर से, अभी भी है, और वो जाते रहते थे, पर आई वॉज टोटली लीस्ट इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि मुझे लगता था यार मेरे बारे में प्रिडिक्शंस नहीं देते एस्ट्रोलॉजर्स, और ये गलत प्रिडिक्शंस देते हैं, जेनरिक बातें बताते हैं कि आपका स्वभाव ऐसा होगा वैसा होगा। तो मुझे इतना मज़ा नहीं आता था। पर मेरे एक्सीडेंट के बाद, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, टू गिव यू अ प्री स्टोरी। उसके बाद फिर मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिलने गया, जिसने मेरे पास्ट के बारे में बहुत कुछ अच्छा बताया। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, वी लॉस्ट हिम इन कोविड। बट उनसे मिलके ऐसा लगा कि एस्ट्रोलॉजर्स आर गुड पीपल। तो वहाँ से एक हल्का सा इंटरेस्ट शुरू हुआ। फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को जानने के लिए मैंने नेट पे रिसर्च की। डॉक्टर के एन राव का इंस्टीट्यूट है भारतीय विद्या भवन दिल्ली में, जहाँ से मैंने एस्ट्रोलॉजी की और वास्तु की पढ़ाई की। साथ ही जब मैं अपनी जॉब में था, तो वहाँ पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स को विजिट करते थे, फैक्ट्रीज देखते थे, रेजिडेंसेस देखते थे, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स देखते थे। तो मुझे बड़ा स्ट्रेंज लगता था देख के कि एक फैक्ट्री चल रही है और इसके साइड में बस साथ वाली फैक्ट्री ये नहीं चल रही। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? तो लोग बोलते थे कि इसका वास्तु खराब है। तो बार बार वहाँ से भी एक इनपुट मिला। फिर मेरे मन में आया कि इसको पढ़ा जाए। जब मैंने पढ़ा तो अपने घर पे लगाया, अपने ऑफिस में लगाया, मेरा फैमिली जो बिजनेस है हमारे ऑफिस में मैंने लगाया, और देखा पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। फिर कुछ अपने दोस्तों यारों को, कुछ अपने क्लोज रिलेटिव्स के घर पे करके देखा, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर लोगों ने कहा कि आप इसी को फुल टाइम कर लो, और मुझे भी इसमें इंटरेस्ट था। फिर 2-2.5 साल जॉब करके मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया, विच इज गौरांग आश्रय, और अब मैं फुल टाइम इसी में हूँ। अच्छा, और अभी एक हम ऑफ कैमरा भी अभी एक बात कर रहे थे कि आपको राधा कृष्ण जी से बहुत प्यार है, मतलब बेसिकली आप उनको बहुत मानते हो। तो मतलब जैसे राधा कृष्ण जी की अगर हम बात करें, उनकी स्टोरी की बात करें, वो सब लोग जानते हैं कि उनकी जो एक बहुत सुंदर लव स्टोरी थी, बट लोग कहते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाई क्योंकि उनकी शादी रुक्मणी जी से हो गई थी। तो अगर उसी चीज के रिलेटेड मैं आपसे पूछूं कि जैसे आजकल बोलते हैं कि भाई फर्स्ट फाइट में डिवोर्स हो जाता है और फर्स्ट साइट में लव हो जाता है, तो अगर हम इस चीज को देखें कि ब्रेकअप पैचअप, बट पुराने जमाने से अगर हम प्यार को मतलब कोरिलेट करें, तो प्यार क्या है एक्चुअली? ठीक है, इसमें दो बातें हैं। पहली बात, राधा और कृष्ण दो अलग अलग एंटिटीज हमें दिखते हैं, पर वो दोनों एक ही तत्व हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, तो दिस इज माई हैंड फिजिकली, विच इज कृष्णा, और इसमें जो मस्कुलर एनर्जी है, जैसे ग्लास को होल्ड कर पा रहे हैं या ये एक्शंस कर पा रहे हैं, दिस इज राधा। तो शास्त्रों में आता है, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण, कि दोनों में कोई भेद नहीं है। तो राधा रानी भगवान कृष्ण की अलादिनी शक्ति है, भगवान की अंतरंग शक्ति का पार्ट है। तो राधा कृष्ण की जो लीला है वो दिव्य लीला है, और राधा कृष्ण की लीला में भी देर इज सेपरेशन एंड देर इज यूनियन। तो राधा कृष्ण या मटेरियल वर्ल्ड में भी हम देखें तो जब जब लव होता है वहां पे सेपरेशन भी होता है, जिससे लव और बढ़ जाता है। व्हेन देयर इज अगेन यूनियन, फिर और लव बढ़ता है। पर मटेरियल वर्ल्ड में जो प्यार होता है उसमें कुछ मटेरियल एस्पेक्ट्स, एक्सपेक्टेशंस जुड़ी होती हैं, जो कि टाइम के साथ कम होती हैं। हो सकता है एज पे, अपीयरेंस पे, फाइनेंसेस पे, या फैमिली बैकग्राउंड पे रिश्ते टूटते भी हैं यहाँ पे। पर भगवान के दिव्य धरातल पर, भगवान की लीला में ये मटेरियल एस्पेक्ट्स काउंट नहीं होते, वहाँ सिर्फ प्रेम होता है। और ट्रू लव की परिभाषा या विशुद्ध प्रेम की परिभाषा ये है, विच हैज नेवर एंडिंग, विच इज नेवर एंडिंग, विच हैज एवर इंक्रीजिंग ब्लिस, और जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, विच हैज नो वेस्टेड इंटरेस्ट।
ये 3 क्वालिटीज जिस प्यार में है वो विशुद्ध प्रेम की कैटेगरी में आता है, यहाँ ट्रू लव की कैटेगरी में आता है, पर ये यहाँ पे देखना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि अब तो वो क्राइटेरिया सेट कर दिए गए हैं कि अरेंज मैरिज है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहिए घर वालों को, या अगर मतलब अगर आपकी लव मैरिज है तो उसमें भी सो कॉल्ड अमीर बाप का औलाद हो तभी लड़की आगे बढ़ती है, ऐसा होता है। तो या फिर लड़के को चाहिए कि लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए, तो ऐसा करके, तो वो तो आपने बिल्कुल एक्यूरेट बोला। पर अगर हम इसी से रिलेटेड अगर एक चीज मैं आपसे पूछूं कि जैसे सपोज किसी बंदे को किसी लड़की से एक्चुअल में प्यार हो गया है बट उनकी शादी नहीं हो पा रही किसी रीजन से, तो मतलब बेसिकली उनका लव मैरिज है तो पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे, तो ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कोई रेमेडी वगैरह कि भाई उनकी शादी हो जाए? ये तो 1 करोड़ रुपए की रेमेडी मांग ली आपने। ये मेरे ख्याल से लगभग सभी व्यूअर्स का भी क्वेश्चन होगा। इसके लिए एक बहुत ही सुंदर सा और सरल सा उपाय है। हर महीने में 2 एकादशीज आती हैं जो कि पूर्णिमा और अमावस्या से 4 दिन पहले आती है। तो ये एकादशी का दिन भगवान राधा कृष्ण को अति प्रिय है। इस एकादशी के दिन अगर आप ग्रेन्स को छोड़कर एक फलाहार पे व्रत रखते हैं और ये मनोकामना रखते हैं मन में कि मेरा सो एंड सो से प्रेम संबंध है और इसी से मेरा विवाह हो, तो कंसेक्यूटिव 11 एकादशीज के अंदर आपका संबंध पक्का हो जाता है। चाहे घर वाले कितनी भी बाधा डालने की कोशिश करें, चाहे दुनिया वाले कुछ भी बोलें, पर अगर आप ये एकादशी का व्रत निष्ठा से रखते हैं तो आपकी हर मनवांछित इच्छा पूर्ण हो जाती है। एक जैसे अभी आपने मेंशन भी किया कि एकादशी पे हमें ग्रेन्स की फास्टिंग करनी होती है, तो ऐसा मैंने घर पे भी सुना है, क्योंकि घर पे मम्मा पापा बोलते हैं कि भाई उस दिन बेसिकली चावल का तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि चावल नहीं खाने चाहिए एकादशी वाले दिन, तो ऐसा क्यों, मतलब चावल का ही क्यों इतना मेन बोलते हैं कि नहीं खाना? वैसे तो देखिए एकादशी के दिन ग्रेन्स नहीं खाने चाहिए जिसमें आटा दाल चावल सब कुछ आ जाता है, पर समय के हिसाब से लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से चावल पे इसको स्टिक कर दिया। पर शास्त्रिकली एकादशी के दिन आपको ग्रेन्स नहीं लेने चाहिए क्योंकि ग्रेन्स वाटर स्टोर करते हैं साइंटिफिकली स्पीकिंग, और जो भी आप खाना खाते हैं वो चौथे दिन तक डाइजेस्ट होकर ब्रेन में जाता है। और एकादशी का जो 4th डे होता है वो या तो पूर्णिमा होगा फुल मून डे या फिर अमावस्या होगा नो मून डे। अब ये दोनों डेज बहुत हाई एनर्जी वाले डेज हैं। आपने सुना होगा कि हाई टाइड लो टाइड होती है, लूनेटिक्स गो क्रेजी ऑन पूर्णिमास एंड लो ऑन अमावस्यास। तो वैसे एक नॉर्मल व्यक्ति के भी अगर हम दिमाग की बात करें या बॉडी की बात करें 70% पानी है। अगर हम ग्रेन्स नहीं लेते, अगर हम फलाहार रखते हैं, अगर हम उपवास रखते हैं, तो उस दिन ब्रेन में वो वाटर कंटेंट जो स्टोर्ड होता है वो कम जाता है और हमारा दिमाग प्रैक्टिकली स्पीकिंग शांत रहता है। इसको आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। ये किसी ऐसा नहीं कि मुझ पे काम करेगा आप पे नहीं, जो भी व्रत रखेगा वो कंपेयर करके देख सकता है। हर महीने एकादशी आती है, हर महीने पूर्णिमा और अमावस्या भी आती है, तो इसलिए हमारे ऋषियों ने सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया कि एकादशी की तिथि व्रत रखने के लिए सबसे उत्तम है, इस दिन आप व्रत रख लीजिए, और उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है। चलो गो बैक टू आवर टॉपिक, जो शादी वाला टॉपिक चल रहा था। तो अगर जैसे एक लड़का लड़की का जैसे जब शादी होती है तो वो कहते हैं कि गुण मिलना 36 के 36 गुण मिलते हैं या नहीं मिलते, जो भी है व्हाटसएवर, तो ऐसे कौन कौन से मेन गुण होते हैं जो देखने चाहिए कि भाई कि इन गुण को अगर ये लोग ये वाले गुण मिलेंगे तो भाई इनकी शादी सक्सेसफुल होगी या फिर सक्सेसफुल नहीं होगी, ऐसा करके। और एक मांगलिक का भी बड़ा वो होता है कि एक मांगलिक ने एक नॉन मांगलिक से शादी कर ली तो बोलते हैं कि शायद मांगलिक वाले की डेथ हो जाएगी, ऐसा करके कुछ। तो जी देखिए, शादी के टाइम पे जो कुंडलियां मिलाई जाती हैं उसका हमारे दिमाग में बॉलीवुड ने और टीवी सीरियल्स ने ये इम्पैक्ट डाला है कि सिर्फ एक 36 पॉइंट या 36 गुण मिलान को हम कंसिडर करने लगे हैं, जिसमें वर्ण, वश, योनि, तारा, भकूट, नाड़ी इत्यादि ये पैरामीटर्स होते हैं और पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसका टोटल 36 होता है। और कहा जाता है 36 में से जितने ज्यादा पॉइंट्स है उतनी अच्छी जोड़ी है। पर दिस इज बेसिकली मून बेस्ड मैचिंग, ये चंद्रमा के बेस पे मैचिंग की जाती है, विच इज आई विल से ओनली 10% ऑफ द टोटल क्राइटेरिया फॉर कुंडली मिलान। और मांगलिक दोष भी बहुत ही छोटा सा पार्ट रखता है कुंडली मिलान का। अगर मंगल पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में है अगर किसी भी जातक की कुंडली में, तो मांगलिक कहलाया जाता है। और फिर यही अगर वो चंद्रमा से इन घरों में है तो वो चंद्र मांगलिक कहलाया जाता है या आंशिक मांगलिक कहलाया जाता है। तो ये मांगलिक होना ऐसा नहीं है कि पार्टनर की डेथ हो जाएगी, पर हाँ, पुराने जमाने में जब मेडिकल फैसिलिटीज इतनी स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि मंगल इन घरों में पावरफुल हो जाता है, वो आपको एक हाई सेक्स ड्राइव देता है, एक हाई डिटर्मिनेशन पावर देता है, एग्रेशन देता है,
तो हमारे ऋषियों ने सोचा कि एक पागल की दूसरे पागल से शादी होनी चाहिए, एक अग्रेसिव बंदे की दूसरे अग्रेसिव से हो, मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी ना हो। आज की डेट में डेथ वाला सीन नहीं है, पर हाँ मेडिकल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। बेटर यही होता है कि मांगलिक की मांगलिक से, नॉन मांगलिक की नॉन मांगलिक से शादी हो। पर अगर कोई रेयर केस ऐसा आ जाए तो आप उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है, वहां पे मंगल ग्रह का भात अभिषेक करके एक फेमस पूजा होती है जहाँ पे इसका निवारण किया जाता है। और भी काफी उपाय हैं इसके लिए। पर कुंडली मिलान स्पेसिफिकली लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी टिकी है, क्योंकि आप लाइफ पार्टनर चूज करते हैं, इतना एफर्ट्स करके शादी करते हैं, उसके बाद भी अगर घर पे जाने का मन ना करे, उसके बाद भी अगर घरवाली से ना बने या घर वाले से ना बने तो क्या फायदा। और कुंडली मिलान में मेजॉरिटी एस्ट्रोलॉजर्स को ये देखना चाहिए कि क्या कैरेक्टरलेसनेस का कॉम्बिनेशन है, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कॉम्बिनेशन है, क्या लॉस ऑफ स्पाउस का या डिवोर्स का, सेपरेशन का कॉम्बिनेशन है, क्या हेल्थ वाइज दोनों ठीक रहेंगे, क्या एक दूसरे के आने से उन दोनों के फाइनेंसेस तो नहीं खराब हो जाएंगे, क्या प्रोजेनी के कंडीशंस ठीक हैं, क्या बच्चा होगा नहीं होगा, हेल्दी होगा कि नहीं होगा, क्या दोनों के फैमिलीज पे या पेरेंट्स पे तो कोई तकलीफ नहीं आ रही एक दूसरे की शादी के बाद, क्या कोई ऐसा टाइम पीरियड तो नहीं है कि दोनों की दशा बहुत खराब है, एक की ठीक होगी एक की खराब होगी, पार्टनरशिप में चल जाएगा। पर अगर दोनों की दशा खराब हो गई तो दोनों को कौन समझाएगा। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया देखे जाते हैं कुंडली मिलाते समय। सिर्फ एक गुण मिलान करके या फ्री में जो एप्स पे अवेलेबल होता है 36 पॉइंट मैचिंग करके हम नहीं कह सकते कि शादी अच्छी जाएगी कि खराब। और अगर हम वापस से अपने राधा कृष्ण जी के रिलेटेड बात करें तो उनसे रिलेटेड एक मेरे मन में एक सवाल है कि वृंदावन सब लोग जाते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत फेमस जगह भी है निधिवन। वहाँ पे बोलते हैं कि कृष्ण जी खुद आते हैं रास करने, और मतलब गोपियाँ भी आती हैं, राधा रानी भी आती हैं। और वहाँ पे एक छोटा सा रूम भी है, वहाँ पे बोलते हैं उसको रात को 7 तालों से बंद कर देते हैं, और अंदर उसमें खाना, मिठाइयाँ, दातुन, सारी चीजें रखते हैं, बेसिकली कपड़े वगैरह, और बिल्कुल सेट करके रखते हैं। और सुबह उठते हैं तो वो सब कुछ इधर उधर फैला हुआ होता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे कृष्ण जी आते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे कोई रुक जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। वहाँ पे लोगों की समाधियां भी हैं। तो ये बात कितनी सच है? देखिए, ये श्रद्धा का विषय है, और क्योंकि मैं एक वैष्णव परिवार से हूँ तो भगवान कृष्ण तो हमारे आचार्य कहते हैं वृंदावन त्यजेत पाद एकम न गच्छति, कि भगवान वृंदावन छोड़ के तो एक कदम भी बाहर नहीं रखते हैं। तो भगवान राधा कृष्ण और उनके जो सखा गण हैं, उनकी गोपीज हैं, वो हमेशा ही वृंदावन में विचरण करती हैं। वो दिव्य वृंदावन में धरातल पे अपनी लीलाएं करती रहती हैं, पर वो हमें एक नॉर्मल बंदे की आंखों से नहीं दिखेंगे। मेरे गुरुदेव कहते हैं वट एवर इज ग्रेट इज नॉट चीप एंड वट एवर इज चीप इज नॉट ग्रेट। तो अगर हम चाहें कि हम छुप के भगवान को उनकी अनुमति के बिना देख लेंगे, या हम कैमरा फिट करके देखेंगे, पर्दाफाश करेंगे, तो भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान बांसुरी बजा रहे होंगे और साइड से इशारा करेंगे राधा रानी देखो वो देख रहा है मुझे, चलो अब इसको पागल कर देते हैं, या इसकी प्राण ले लेते हैं, या इसको अंधा कर देते हैं। भगवान अगर प्रत्यक्ष सामने भी होंगे तब भी जो भक्त नहीं है वो भगवान को देख नहीं पाएगा। दुर्योधन और शिशुपाल के सामने साक्षात कृष्ण थे, भगवान विराट रूप दिखा रहे हैं, पर फिर भी वो समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं तो मामूली ग्वाला है, ये तो बेवकूफ है, ये तो छलिया है, ये तो चोर है। पर भगवान को देख पाना ये एक बहुत ही महान स्तर की बात है। जो भक्ति के उस पराकाष्ठा पर पहुंचेगा वो भगवान के दर्शन कर सकता है। और सिर्फ निधिवन ही नहीं, वृंदावन के कण कण में भगवान बसते हैं। ब्रज के 84 कोस में भगवान की लीलाएं हैं, चाहे वो राधा कुंड हो, चाहे वो गोवर्धन हो, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, हर जगह भगवान का वास है। और वृंदावन ही नहीं, भगवान का तो हर कण कण में वास है। विष्णु का मतलब ये जो हर एटम में प्रेजेंट हो, वो इज ओमनी प्रेजेंट। तो कृष्णा इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि वो ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये वहाँ के मंदिर की अपनी प्रबंधक कमेटी का अपना डिसीजन है। पर हाँ, इसको अगर आप वैसे पूछेंगे तो ऐसा नहीं होता कि भगवान को देखने के बाद कोई मैडनेस में रन हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी, आंखें चली जाएंगी। उल्टा भगवान के दर्शन करके तो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट बनना चाहिए, भगवान के प्रति रति बढ़नी चाहिए। तो मतलब बेसिकली वो जितनी भी समाधिज हैं या तो वो फेक है या फिर मतलब अब ये तो वही बता सकते हैं, जस्ट फॉर नेम से। ओके, तो अगर हम अब थोड़ा वास्तु के बारे में बात करें तो
वास्तु बेसिकली है क्या, क्योंकि पुराने ज़माने में इतना मैंने कभी सुना नहीं कि पुराने ज़माने में कि 90s के टाइम पे कभी लोग इतना ध्यान देते थे कि भाई हमारा घर का टॉयलेट इस जगह पे होना चाहिए, या घर का मतलब बाथरूम इस जगह होना चाहिए, ड्राइंग रूम इधर होना चाहिए। तो वास्तु एक्चुअल में है क्या और कैसे एग्जिस्टेंस में आया? ठीक है, वास्तु जो है वो वस धातु से आया संस्कृत की, जिसका मतलब है टू स्टे और टू बी। और इसमें दो चीजें, एक है वस्तु जो कि ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि घर की प्लेसमेंट है चीजों की, और दूसरा जो स्थान जहाँ पे हम रहते हैं। अब वास्तु तो इतना पुराना है, देखिए कि राजा भोज के कोट, वो जो एस्ट्रोलॉजर हैं या वास्तु आचार्य हैं, वराहमिहिर, उन्होंने लिखा है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है किला कैसे बनना चाहिए, जो कि आज से 2500 साल पहले है। ऋषि पराशर ने इसके बारे में बृहद पराशर होरा शास्त्र में हिंट्स दिए हैं। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में, इवन महाभारत काल में, आप महाभारत में देखेंगे तो जो इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली बसाई थी, वो पांडवों के लिए मय दानव ने बसाई थी, जिसने मय मतम नाम का वास्तु का प्राचीन ग्रंथ दिया है। इससे भी पुराना सोर्स जो वास्तु का है वो है विश्वकर्मा प्रकाश, जो कि भगवान विश्वकर्मा ने दिए, जो देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी भी बसाई थी। तो वास्तु तो इतना पुराना है। अब आज के डोमेन में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, जैसे पुराने जमाने में टॉयलेट्स घर में नहीं होते थे, किचन का टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट होता था, चूल्हा जलता था। आज की डेट में हॉब्स आते हैं। यस। टोटल उस वक्त सनलाइटिंग रहती थी, यहाँ दिए की रोशनी होती थी। आज की डेट में ट्यूबलाइट से आर्टिफिशियल लाइटनिंग है। बेदिंग का एरिया वहाँ पे कुआं हुआ करता था, आज की डेट में यहाँ बाहर जाते थे लोग, या आज की डेट में तो सब कुछ अवेलेबल है, वाटर सप्लाई। तो वास्तु बेसिकली टेल्स हाउ टू लिव पीसफुली एंड हैप्पीली एंड ग्रो फ्रॉम द प्लेस यू आर स्टेइंग इन और वर्किंग इन। वास्तु कमर्शियल भी होता है, वास्तु रेजिडेंशियल भी होता है, वास्तु इंडस्ट्रियल भी होता है, और वास्तु इंस्टीट्यूशनल भी होता है। हर जगह पे जहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं, भूमि जहाँ पे भी यूज होती है, वो वास्तु है। और वास्तु के अंदर भूमि के साथ साथ वाहन भी आता है। हाउ चैरियट्स वर मेड, आज की डेट में गाड़ियाँ। हाउ बेड्स वर मेड और फर्नीचर इज मेड। बेड की डायमेंशन क्या हो, दरवाजे कहाँ पे हो, दरवाजे की चौखट कैसी हो, ये सब चीज़ें वास्तु के ग्रंथों में मेंशन्ड है, जिसको आज की डेट में भी यूज़ किया जाता है, और ये बहुत पुराने टाइम से भी चल रहा है। और वास्तु ये भी इंश्योर करता है कि आप एक जगह पर कैसे ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में अगर आप प्लॉट लेते थे तो वहाँ पर पौधे लगाए जाते थे, जो रीजनल प्लांट्स हैं, या वहाँ पे गायें और बछड़ों को रखा जाता था। देखा जाता था कि ये लोग अगर यहाँ पे खुश हैं, ये लोग इस लैंड पे अगर सेटिस्फाइड हैं, तो इस लैंड को हम परचेज कर लेते हैं और यहाँ पे हम भी ग्रो करेंगे। अगर जमीन ही खराब है, बंजर है, तो वहाँ पे प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे, हम कैसे ग्रो करेंगे? तो मतलब जैसे आपने तो बहुत सारे लोगों को केटर किया होगा, बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे आपके, तो कोई रियल लाइफ इंसिडेंट आपका कि भाई आपको एकदम कहीं आप साइट विजिट पे गए हो और वहाँ पे आपको पैर रख के एकदम जैसे बोलते हैं ना कि वो नेगेटिव एंटिटी का एहसास हो गया, या ऐसे करके कुछ कोई रियल लाइफ इंसिडेंट आपका? ठीक है, एक मेरे क्लाइंट है, मैं नाम नहीं लूंगा, नजफगढ़ में है, और उनका बहुत अच्छा एक पुराने स्टाइल की हवेली बनी हुई है, कोर्टयार्ड है वहाँ पे। तो उन्होंने ये कह के ही बुलाया था कि हमारे घर में किसी के ऊपर माता आती है, या किसी के ऊपर कोई ऊपर की एंटिटी आती है, ऊपरी हवा का चक्कर है, या कोई भूत प्रेत है। तो हमने जाते ही उनके घर का बेसिक वास्तु जब चेक करना स्टार्ट किया, तो हमने ये पाया उनके जो घर की एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट की है। जो एग्जैक्ट साउथ वेस्ट की एंट्रेंस पड़ती है, वहाँ पे बंदे को लगने लग जाता है, बेसिकली केस ऑफ सिजोफ्रेनिया, किसी एक व्यक्ति को ये लगने लग जाता है, या आइडेंटिटी डिसऑर्डर जिसको कहते हैं। ऐसी बीमारियां जो कि मानसिक रोग के अंदर आती हैं, वो अपने आप को कुछ और समझने लग जाता है। और जब हमने उनसे ये पूछा कि ये आपकी दादी को कब से हो रहा है, तो उन्होंने कहा जब से हम इस घर में आए, लगभग 6-8 महीने के बाद से। तो उसके घर में जब साउथ वेस्ट की एंट्रेंस हमने देखी, तो हमने उस साउथ वेस्ट की एंट्रेंस को सील कर दिया, वहाँ पे दीवार बना दी। जब उसकी एंट्रेंस शिफ्ट हुई तो विद इन अ वीक उसकी दादी को वो सिम्टम्स आने बंद हो गए। और बेसिकली ये जो ऊपरी हवा या काला जादू बोला जाता है, बेचा जाता है, भूत प्रेत बेचे जाते हैं, वो 90% केसेस में होते नहीं है। वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। होते हैं पर 90% केसेस में ज़रूरत नहीं होती। सिंपल वास्तु दोष या सिंपल हैबिट्स को अगर आप चेंज करते हैं तो वो ठीक हो जाता है, आपको ये लगना बंद हो जाता है। और एक वास्तु में ये बोलते हैं ना कि टॉयलेट का बहुत प्रॉब्लम होता है, कि जैसे अगर सपोज किसी के घर में कुछ वास्तु का प्रॉब्लम है और आपने कुछ रेमेडी दी, बंदे ने की, बट वो मेनली अपना टॉयलेट छोड़ देते हैं इन अ परसेप्शन कि भाई ये तो टॉयलेट है, ये सही जगह नहीं है, मतलब साफ जगह नहीं है, और ये तो पूजा का काम हम लोग कर रहे हैं। तो
और टॉयलेट से ही बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आती है। तो ऐसा उसके लिए कुछ छोटी सी रेमेडी या ऐसा क्यों टॉयलेट से ही मेन क्यों आती है? बिल्कुल। देखिए, घर का सबसे नेगेटिव हिस्सा जो माना जाता है वो टॉयलेट सीट को, WC को माना जाता है। पुराने ज़माने में तभी टॉयलेट्स को घर से बाहर रखा जाता था। अब आज की प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आइडियल जो जगह है टॉयलेट की वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, और कुछ केसेस में ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर चार्ट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु वो हैंड इन हैंड। अच्छा। अब इन डायरेक्शंस में अगर टॉयलेट बनाना पॉसिबल ना हो तो बाकी डायरेक्शंस में टॉयलेट को ट्रीट किया जा सकता है। सिर्फ एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, ये जो ईशान कोण है ये शिव जी की दिशा है, इसके दिक्पाल बृहस्पति हैं। यहाँ पर अगर टॉयलेट होता है ये मेजर हेल्थ इश्यूज देता है, जैसे कि नर्व रिलेटेड इश्यूज देता है, कैंसर देता है, टीबी देगा, पैरालिसिस दे सकता है, या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दे सकता है, जो कि जनरली क्योरेबल नहीं होते। तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को तो डिसमेंटल करना ही एकमात्र उपाय है। पर इसके अलावा अगर नॉर्थ जोन में आपका टॉयलेट है तो 4 इंच की वास्तु टेप आती है ब्लू कलर की, अगर आप उससे एक वर्चुअल पार्टीशन बना लेते हैं अपने WC के आसपास, या एल्युमिनियम की पत्ती डाल लेते हैं 1 mm मोटी और 1 इंच गहरी खड़ी पत्ती अगर आप डाल लेते हैं, तो नॉर्थ जोन के टॉयलेट्स को ट्रीट किया जा सकता है विदाउट तोड़ फोड़। वैसे ही अगर ईस्ट जोन है तो हरे रंग की टेप और स्टेनलेस स्टील की पत्ती अगर डाल दें तो ईस्ट जोन के टॉयलेट्स क्योर हो जाते हैं। अगर आपका टॉयलेट साउथ जोन में आता है तो रेड कलर की टेप या कॉपर की पत्ती डालने से वो ट्रीट होता है। अगर आपका टॉयलेट वेस्ट जोन में आता है तो आयरन की स्ट्रिप या फिर वाइट कलर की पत्ती डालने से वो ट्रीट हो जाता है। और ये बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। आपको घर के लगभग सेंटर में जाके खड़े होके कंपास निकाल के देखना है कि मेरा टॉयलेट किस डायरेक्शन में आ रहा है। सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ऐसी है जिसका टॉयलेट क्योरेबल नहीं है, बाकी सारे डायरेक्शंस के टॉयलेट्स आर क्योरेबल। तो जैसे अभी आपने मेंशन किया कि वास्तु से हेल्थ का भी प्रॉब्लम हो जाता है, और जब हेल्थ का प्रॉब्लम है तो मे बी एक मैं वाइल्ड गेस कर रही हूँ कि मे बी क्या पता लोगों को जॉब वगैरह लगने में भी प्रॉब्लम हो, या वो तो फिर वास्तु है तो बहुत सारी चीज़ों को इफेक्ट करेगा, बच्चों के पढ़ाई में कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम। तो क्या ये एक्चुअल में होता है? बिल्कुल होता है। जो दिशाएं हैं वो और जो हमारी एस्ट्रोलॉजी की दशाएं हैं ये दोनों कोइंसाइड करते हैं। तो अगर किसी को लगता है मैं पढ़ नहीं पा रहा, मेरे को कंसंट्रेशन पावर बिल्ड नहीं हो रही, तो उसका एक बहुत सिंपल सा उपाय है, घर के नॉर्थ ईस्ट में या घर के वेस्ट डायरेक्शन में, इन दोनों में से किसी भी एक डायरेक्शन में बैठ के पढ़ें, और साथ में एक डिफ्यूज़र में जो अरोमा डिफ्यूजर्स आते हैं उसमें भीमसेनी कपूर डाल के उसको बर्न करें। ये आपको कंसंट्रेशन देगा, ये आपको पढ़ने में रुचि देगा, और अपनी किताबों को भी इन्हीं डायरेक्शंस में रखें, आपका मन करेगा पढ़ने को। पर थोड़ा सा एफर्ट आपको भी डालना पड़ेगा। exactly. सब कुछ दिशाओं के भरोसे छोड़ के हम ये नहीं बैठ सकते कि मैंने किताबें रख दी पढ़ेंगे। पर ये आपको हेल्प करेगा ओवरऑल। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो डीपली पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको ये हेल्प करेगा। और अगर किसी की जॉब नहीं लग रही तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसका टॉयलेट ट्रीट हो, नॉर्थ डायरेक्शन में नीले रंग की फाइल में या नीले रंग के कवर में अपने रिज्यूमे को डाल के रखना, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है अगर जॉब ऑप्शंस नहीं आ रही, प्रोवाइडेड यू आर क्वालिफाइड, प्रोवाइडेड यू आर फिट फॉर अ जॉब। अगर कोई क्वालिफाइड नहीं है और वो CEO के लिए अप्लाई करना चाहता है तो नीले रंग में रख लो या पीले रंग में रख लो, वो कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो जैसे अभी आपने वास्तु के साथ एस्ट्रोलॉजी का भी बोला दैट दे बोथ गो हैंड इन हैंड, तो अब हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर पूछें तो व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी का एग्जिस्टेंस कब हुआ, कैसे आया? देखिए, दो चीजें, एस्ट्रोलॉजी इज टाइम एंड वास्तु इज स्पेस। दे बोथ गो हैंड इन हैंड। आपका समय भी सही होना चाहिए और जगह भी, जैसे कहते हैं ना, सही समय पे सही जगह पर होना। तो जब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु मिल जाते हैं तो आप ये कॉम्बिनेशन में हिट करते हैं। तो अगर हम ज्योतिष की बात करें तो हमारा जो बर्थ टाइम है उस टाइम पे प्लैनेट्स का कुछ मूवमेंट था। उस टाइम पे अगर जब हम पैदा हुए, कोई स्क्रीनशॉट ले ले हमारे गैलेक्सी का, वो हमारी लग्न कुंडली है। अच्छा। जिसमें दिखाया जाता है कि पहला घर लगन है, पर्सनालिटी का है, दूसरा घर फैमिली का है, धन का है, तीसरा घर सिबलिंग्स का, पड़ोसियों का है, एफर्ट्स का है, चौथा घर माँ का है, घर का है, गाड़ी का है, पांचवा घर हमारी एजुकेशन का है, हमारे बच्चों का है, छठा घर रोग ऋण और शत्रु का है, सातवां घर पार्टनरशिप्स का है, स्पाउस का है, आठवां घर मृत्यु का है, शमशान का है, मेडिटेशंस का है, नौवां घर हमारे पिता का है, गुरु का है, धर्म का है, हायर एजुकेशन का है, 10th हाउस हमारे करियर को दिखाता है, हमारे पुरुषार्थ को, कर्म को दिखाता है, 11वां घर हमारे गेम्स को, बड़े सिबलिंग को, बड़े भाई को दिखाता है,
12वां घर हमारे लॉसेस को दिखाता है, 12वां घर हमारी चैरिटी को दिखाता है, 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन को भी दिखाता है। तो ये एक समरी में हमारी कुंडली के 12 घर होते हैं और इन्हीं 12 घरों में परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनती है राशियों का और प्लैनेट्स का। और जिस समय हम पैदा होते हैं उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस पे बेस्ड हमारी दशा रन करती है। दशा इज बेसिकली टाइम पीरियड फॉर एवरी प्लैनेट, कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक ये प्लैनेट हमें रूल करेगा। जैसे कि अगर कोई बृहस्पति की दशा में पैदा होता है तो उसकी 16 साल डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्रेम पर 16 साल की पूरी दशा होती है बृहस्पति की। फिर 19 साल की शनि की महादशा होती है, फिर बुध की 17 साल की महादशा होती है। ऐसे सो ऑन सारे प्लैनेट्स की दशाएं होती हैं। जब जब दशा बदलती है इसके अंदर प्रत्यंतर भी होती है, अंतर भी होती है, सूक्ष्म भी होती है, प्राण भी होती है। बहुत सारे माइन्यूट टाइम फ्रेम्स होते हैं जिसमें हम विभाजित करके ये देख पाते हैं कि जातक के साथ कब क्या घटित होगा, इसके भाग्य में क्या है, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। तो ये मतलब एक्चुअल में मतलब बिल्कुल हम एक्चुअल प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये सब चीजें, मतलब बिल्कुल astrology प्रिडिक्ट किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन क्वालिफिकेशन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर। एग्जैक्टली। हम कोई झोला छाप होगा वो तो ठीक है, वो तो अंडरस्टूड है। और एक ये जो आपने बोला कि शनि वाला पार्ट, तो शनि की तो बोलते हैं 7.5 होती है कि वो 7.5 साल की होती है ऐसा कुछ, तो वो क्या होता है वो? जी देखिए, एक है शनि की महादशा जो कि 19 साल लंबी आती है, जो कि हर किसी के लाइफ में शायद ना आए मतलब डिपेंडिंग वो ऑन 19 साल तक वो मतलब उस बंदे के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव या उल्टा सीधा ही होगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। शनि महाराज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लैनेट्स हैं, मैं कहूँगा मेरे फेवरेट प्लैनेट है, क्योंकि शनि बहुत ही ज्यादा न्याय प्रिय और कर्म प्रिय देवता है। कर्म अधिकारी शनि देव डिपेंड करते हैं कि वो बेनिफिक हैं कि मेलेफिक डिपेंडिंग ऑन योर कर्मास। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पूरी करते हैं तो शनि आपके लिए बहुत अच्छे फल लेके आएंगे। पर जिसके कर्म खराब हैं, जो मॉरली करप्ट है, उसको शनि महाराज जितना भी तेल वो चढ़ा ले या काले कपड़े या उड़द चढ़ा ले उसको पीटेंगे और उसकी बैंड बजाएंगे। और शनि की 7.5 होती है जब चंद्रमा से एक घर पहले शनि आ जाते हैं कुंडली में, उसके ऊपर चंद्रमा के ऊपर जब गोचर करते हैं और चंद्रमा से एक घर आगे चले जाते हैं, टोटल 2.5 साल लगाते हैं एक राशि से गोचर करने में। तो ये टोटल 2.5 साल का जो टाइम पीरियड है ये शनि की 7.5 होती है। ये हर 30 साल में एक बार एक जातक के ऊपर आती है। इस टाइम पीरियड पे जातक को अंडर प्रेशर रह के काम करना पड़ता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने कोई पहाड़ रख दिया है और दिन रात बस कोड़े बरसाता जा रहा है कि काम करो काम करो काम करो। पर ये 7.5 का टाइम पीरियड ये है जो आपको एफर्ट्स करने पे मजबूर करता है, आपको रंक से राजा बना देता है, और जिससे कर्म खराब है उसको राजा से रंक भी। अब हमारे मेजॉरिटी प्राइम मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग मिस्टर मोदी became prime minister when they started running their 7.5. अच्छा। Majority business people had their good fortunes when they 7.5 started. So 7.5 is also rewarding. Is it? It is for real. 7.5 जब शुरू होती है तो व्यक्ति स्पिरिचुअल भी बनता है। शनि की महादशा में भी व्यक्ति स्पिरिचुअल बनता है, क्योंकि शनि इज अ वेरी स्पिरिचुअल प्लैनेट। ही इज वेरी डिटैच्ड। उनका काम है आपको वैराग्य देना, आपको धन देना सही तरीके से। पर अगर शनि खराब हो जाए किसी का तो उसके उस टाइम पीरियड पे ऐसे हाथ जुड़ते हैं वो बेचारा प्रेयर कर करके थक जाता है कि मुझे बख्श दो। तो खराब टाइम पीरियड भी आता है। ठीक है। और अगर हम इन सब, जैसे आपको बहुत ही ज्यादा इतने हैवी वर्ड्स तो आधे तो मतलब लोगों को मेरे को लग रहा है समझ में भी नहीं आएंगे, बट अगर जैसे इतनी नॉलेज है आपको, या फिर और भी जैसे लोग हैं जो बहुत स्पिरिचुअल होते हैं या स्पिरिचुअली मतलब बहुत किसी भी एक भगवान से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो मैंने सुना है और इवन मैंने पर्सनली देखा भी है कि उनके साथ उनको बहुत कष्टों का मतलब सामना करना पड़ता है। तो वो ऐसा क्यों? कि वो तो भाई भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो और फिर इसको लोग एक नाम दे देते हैं, एक टर्म दे दिया आज की डेट में कि ये तो भगवान जी तो परीक्षा ले रहे हैं आपकी। तो ऐसे वो परीक्षा इतनी ज्यादा क्यों कि वो खत्म ही नहीं हो पाती है? तो ऐसा क्यों? देखिए, एक कहावत है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो जो भक्त हैं उनको लगता है कि यार ये भक्ति नहीं कर रहे, ये तो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, अपना पार्टी वार्टी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, तो ये इनकी जिंदगी ज्यादा अच्छी है। मैं भक्ति कर रहा हूँ पर देखो भगवान ने मुझे कैसा कष्ट दे दिया, मेरी हेल्थ खराब हो गई, जो भी हो गया, फाइनेंशियल ट्रबल्स आ गए। तो भगवान जब परीक्षा लेने पे आए तो वो तो बहुत सौभाग्यशाली भक्त है
पर नॉर्मल कंडीशंस में अगर हम बात करें, मेजॉरिटी लोगों के खुद के कर्म उनकी परीक्षा लेते हैं। हमें सिर्फ एक लास्ट का पार्ट अगर मूवी का दिखा दिया जाए और कहा जाए मूवी जज करो, हम नहीं जज कर पाएंगे। तो वैसे ही हम भी जो लाइफ जी रहे हैं, ये एक मिडिल पार्ट या एक लास्ट पार्ट है मूवी का। इससे पहले के जन्मों में हमने क्या किया हमें नहीं पता, वो हमारी कुंडली से पता चलता है काफी हद तक, और हम देखते हैं कि हम अपने ही बुरे या अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं। पर ऐसा नहीं है, जो हम अभी कर्म कर रहे हैं वो आगामी टाइम में, आने वाले टाइम में हमें उसका भी फल मिलेगा। तो अगर कोई भगवान का भक्त है, अगर कोई मॉरली करेक्ट व्यक्ति है, एक नैतिक इंसान है, तो आने वाले समय में उसका रिवॉर्ड उसे अवश्य मिलेगा। व्हाट गोज अराउंड विल कम अराउंड। वैसे भी ये तो कलयुग है, जो भी है वो आपको यहीं पे खत्म करके जाना है एकदम। बिल्कुल, यहाँ पे आपको भोगना पड़ता है। तो अगर अब जैसे कलयुग की बात हो ही गई है, तो अब कलयुग में जैसे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जेलेसी आ गई है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर हम एक कॉर्पोरेट सेक्टर का बात करें, तो उसमें ये है कि अगर भाई साथ में, ठीक है दोनों हम लोग साथ में हायर हुए हैं भाई, बट मेरा कलीग मुझसे आगे चला गया, वो एक जेलेसी फैक्टर स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए आजकल बड़ा ट्रेंड में और बहुत इजीली एक्सेसिबल भी हो गया लोगों को ब्लैक मैजिक। तो वो कहाँ तक एक्चुअल में होता है या कितना इफेक्ट करता है, और मैंने ये भी सुना है कि वो ऑरा पे भी डिपेंड करता है आपके, तो वो चीज कितनी मतलब ट्रू है? ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, पर हर किसी पे असर नहीं करेगा, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर स्पिरिचुअल वेलबींग। अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा तमोगुणी है, तमोगुण का मतलब है मोड ऑफ इग्नोरेंस में है, अगर वो इंटॉक्सिकेशन में, मीट ईटिंग में, इलिसिट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो उस पर ये नेगेटिव फोर्सेस जल्दी काम करती हैं। और कुंडली में अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, तो कुंडली में अगर 8वें भाव का स्वामी लगन को अफ्लिक्ट करे, या राहु केतु से लग्न अफ्लिक्टेड हो, राहु केतु एक्सेस में आ जाए, तो इस व्यक्ति पे भी ये ब्लैक मैजिक या नजर दोष जल्दी इम्पैक्ट करता है। किसी का शनि दूसरे भाव में हो, 5वें भाव में हो, 12वें भाव में हो, इनको भी नजर जल्दी लगती है। इनको अपनी अचीवमेंट्स लाल किताब के अनुसार ढिंढोरा नहीं पीटनी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। तो ये चीजें काम करती हैं, पर इसका काट ये है कि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड रहें, आप मेडिटेशंस करें, आप अपने ऑरा को क्लीन रखें, और ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें, क्योंकि पता सबको चल जाता है कौन मेरे बारे में कैसा सोचता है। तो इनसे ली हुई चीजें ना खाएं। अपना जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स है, कपड़े हैं, नेल्स हैं, हेयर है, उसको ठीक से डिस्पोज ऑफ करें। नमक के पानी से धो के कपड़े देने चाहिए। अच्छा। पुराने जमाने में लोग करते थे और आज भी करते हैं। पुराने लोग बताते हैं कि नमक के पानी से धो के अपने कपड़े दान करने चाहिए। अच्छा। उसको ऐसे ही फ्रीली नहीं देना चाहिए। या आपके नेल्स हैं या आपके हेयर्स हैं, उसको ऐसे ही आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, उसको ठीक से डिस्पोज करना चाहिए। वैसे अगर हम एक नॉर्मल, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे ब्लैक मैजिक होता है, तो किसी बंदे को अगर देख के हमें पता करना है कि भाई फॉर एग्जांपल कोई XYZ पर्सन है, ठीक है, उसके साथ कुछ नेगेटिव हुआ ही जा रहा है और उसके मन में ये ऐसा हो गया है कि भाई शायद मेरे को तो ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर किसी ने किया है, या कुछ हवा ववा ये जो बोलते हैं, तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति की बॉडी से एक बहुत ही पथेटिक ऑर्डर आएगा। वो जितना मर्जी डिओ परफ्यूम वगैरह यूज कर ले, नहा ले, उसकी बॉडी से एक बड़ी अजीब सी ऑर्डर की स्मेल आएगी। उसको रात को नींद नहीं आएगी, उसका जो डाइट है वो कम हो जाएगा एकदम से, उसको भूख नहीं लगेगी, उसको एकदम से, जिसको हम कहते हैं ना, एक पैराडिग्म शिफ्ट आ जाएगा। वो जैसा स्वभाव पहले था वो स्वभाव बदल जाता है। स्वभाव बदलने से मेरा मतलब है कि अगर वो सात्विक था तो वो तामसिक हो जाएगा। ही विल गो मोर टुवर्ड्स इग्नोरेंस, ही विल गो मोर टुवर्ड्स तमस। और अगर कोई पहले से ही तामसिक है तो और तामसिक हो जाएगा। उसको नींद ज्यादा आएगी, उसको साफ सफाई नहीं पसंद आएगी। तो ये सब कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जो अगर आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता है, आपके काम नहीं बनना, आपके कामों में अनवांटेड रुकावट आना, स्वतः ही चीजों का खराब होना, ये सब चीजें ब्लैक मैजिक के अंदर आती हैं। अब जैसे हमने ये ब्लॉकेजेस की बात आपने की है, तो इसी से रिलेटेड मैं एक चीज पूछूं कि एक जनरल, एक मतलब ऐसे नहीं कि उसमें कुछ किसी की कुंडली से रिलेटेड कुछ हो, या फिर मतलब एक इन जनरल एक रेमेडी कि अगर जैसे कोई काम किसी को करना है और उसमें कोई ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो उन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए क्या एक कोई रेमेडी छोटी सी? अगर किसी को एक इन जनरल रेमेडी चाहिए तो भगवत गीता का जो लास्ट वर्स है 18.76, जिसमें संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममाहा। इसका मतलब है जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है
जहां पर उनका डिसाइपल अर्जुन है वहां पर श्री, वहां पर वेल्थ, वहां पर विजय, वहां पर विक्ट्री, वहां पर स्टेबिलिटी, स्थिरता, ये तीनों का वास है, ऐसा मेरा मत है, ये संजय कह रहे हैं। तो इस श्लोक को मंत्र बनाकर अगर आप 3 बारी चैंट करते हैं और किसी भी काम को शुरू करने से पहले, तो वो काम में अड़चन नहीं आएगी, वो काम बन जाएगा आपका। ठीक है। और अगर इसी से रिलेटेड, क्योंकि ब्लॉकेजेस आजकल सो कॉल्ड वर्ल्ड में आपको पता है कि वो सब मनी से रिलेटेड ही है, तो अगर हम उसके रिलेटेड पूछूं कि जैसे ब्लॉकेजेस अगर पैसों को रिलेट करें कि भाई कोई काम बनना था, कुछ किसी से कुछ पेमेंट लेनी थी, या हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी जॉब नहीं लग पा रही है, अच्छी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड कुछ कि मतलब मनी अट्रैक्ट करने का, या फिर ऐसे बोलते हैं कि जैसे मैंने भी ये पायराइट पहना हुआ है बट इससे मनी अट्रैक्ट तो हो नहीं रहा है बट स्टिल अगर मैं पूछूं कि जैसे स्टोन्स वगैरह का कुछ रेलेवेंस है या नहीं? देखिए, जेमस्टोन्स का अपना रेलेवेंस है, पर जैसे डॉक्टर हर मरीज को सर्जरी नहीं प्रिस्क्राइब करेगा, वैसे ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जेमस्टोन्स भी नहीं है। तो अगर मनी ब्लॉकेजेस कोई फेस कर रहा है, अगर किसी को लगता है पैसा नहीं आ रहा, पैसा टिक नहीं रहा, तो 2 छोटे से उपाय हैं इसके लिए। घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कॉपर का श्री यंत्र लगा लें, किसी भी दिन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लगा सकता है। और जब आप श्री यंत्र को वहां लगाएं, आप वॉल पे हैंग कर सकते हैं, रख सकते हैं, तो महालक्ष्मी अष्टकम, जो कि विष्णु पुराण में पाया जाता है, जो कि इंद्र ने गाया था माता लक्ष्मी के लिए जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी दोबारा प्रकट हुई थी। ये बहुत ही सिंपल है, यूट्यूब पे इसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, इसको आप डेली चैंट कर सकते हैं। अगर महालक्ष्मी अष्टकम आप चैंट करते हैं और कॉपर के श्री यंत्र को आप वर्शिप करते हैं, तो आपको मनी रिलेटेड ट्रबल्स आना बंद हो जाते हैं। ये सबसे ट्राइड टेस्टेड और वैदिक वे है लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का। इसके साथ कुछ डोंट्स भी हैं, ये डूज हैं, कुछ डोंट्स भी हैं। डोंट्स ये हैं कि फटे पुराने कपड़े ना रखें, घर में झाड़ू के ऊपर पैर ना लगाएं। बट आजकल तो ट्रेंड ही हो गया फटे हुए कपड़े पहनने का। नहीं, तो वो दरिद्रता को दिखाते हैं हमारे यहाँ पे वेल्थ को दिखाता था अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी ज्वेलरी पहनना। आजकल लोग मेजॉरिटी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं या डिस्ट्रेस वाली जीन्स पहनना पसंद करते हैं, पर यू शुड ड्रेस क्लासी, यू शुड ड्रेस इन अ नॉर्मल वे। सो थैंक यू सो मच गौरांग जी। मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं और हम बातें करते रहेंगे, टॉपिक्स बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।